नमस्कार। आज हम संविधान के उस हिस्से पर बात करेंगे जहां हमारे दो सबसे बड़े आदर्श कभी-कभी आपस में टकराते हैं। हम्म। एक व्यक्ति के आजादी और पूरे समाज की भलाई। ये कहानी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी कहते हैं। हाँ, डीपीएसपी। बिल्कुल। ये संविधान के वो वादे हैं जो उसने भारत के लोगों से किए हैं। हम्म। लेकिन एक पेच है। पेच ये है कि हम इन्हें अदालत में जाकर मांग नहीं सकते। सही कहा। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और ये जो आइडिया है, ये 1937 के आयरिश संविधान से प्रेरित है। तो फिर इनका मतलब क्या है? अगर ये सिर्फ वादे हैं जिन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता, तो ये संविधान में है ही क्यों? हम्म। आज हम इसी दिलचस्प रस्साकशी को समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति के अधिकारों और समाज के लक्ष्यों के बीच ये संतुलन कैसे बनता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये निर्देश हैं किसके लिए। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब इसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें संसद, विधानसभाएं, नगर पालिकाएं, पंचायतें और यहाँ तक कि एलआईसी और ओएनजीसी जैसे सरकारी निकाय भी शामिल हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो देश को चलाने वाली हर छोटी बड़ी संस्था को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है, तो ये सबके लिए हैं। लेकिन अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। अनुच्छेद 37 कहता है कि इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। हम्म। तो फिर इनकी ताकत क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नॉन जस्टिसेबल या गैर न्यायिक होने का मतलब है कि ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, कोई कानूनी हथकड़ी नहीं। मतलब आप ये कहकर सरकार पर केस नहीं कर सकते कि आपने मेरे लिए रोजगार क्यों नहीं पैदा किया। बिल्कुल। जो कि अनुच्छेद 41 का एक लक्ष्य है। पर आप केस ही कर सकते हैं। तो फिर सरकारें इन्हें गंभीरता से क्यों लेंगी? क्योंकि अनुच्छेद 37 ही ये भी कहता है कि ये सिद्धांत शासन में मौलिक हैं। मतलब ये देश को चलाने की बुनियाद हैं। अच्छा। इनकी असली ताकत राजनीतिक जवाबदेही में है। हर 5 साल में जब सरकार जनता के पास वोट मांगने जाती है, तो जनता इसी नैतिक कंपास पर परखती है कि सरकार ने एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में कितना काम किया। अच्छा, तो ये एक तरह की संवैधानिक रस्साकशी है। एक तरफ व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ समाज के लिए ये बड़े लक्ष्य है। क्या इस रस्साकशी पर कभी कोई बड़ा फैसला आया है? हाँ, और यही इस विषय का सबसे दिलचस्प पहलू है। 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच का जो संतुलन है, हम्म। वही संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। आप एक को दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। तो मतलब कोर्ट ने इस रस्साकशी को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे संविधान का एक स्थायी और जरूरी हिस्सा बना दिया। एकदम सही। क्या इसका मतलब ये है कि सरकार कभी भी समाज की भलाई के नाम पर मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकती? बिल्कुल। दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। और इसी विजन को अनुच्छेद 38 आगे बढ़ाता है। अच्छा। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। और बाद में 1978 के 44वें संशोधन के बाद इसमें यह भी जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो हमने देखा कि डीएसपी का मूल ढांचा न्याय और समानता पर टिका है। अब देखते हैं कि संविधान इसे आर्थिक स्तर पर कैसे हासिल करने की बात करता है, हाँ। खासकर उन समाजवादी सिद्धांतों के जरिए जो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर हक कुछ लोगों का नहीं बल्कि सबका होना चाहिए। बिल्कुल। और इस मामले में अनुच्छेद 39 सबसे महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक न्याय की नींव रखता है। हम्म। इसमें 6 मुख्य बातें हैं। सभी नागरिकों को आजीविका के साधन देना, देश के संसाधनों का बंटवारा आम लोगों के हित में करना, हाँ। और ये सुनिश्चित करना कि देश की दौलत और ताकत कुछ ही लोगों की तिजोरी में बंद होकर न रह जाए। लेकिन आज के दौर में जहां हम वेल्थ क्रिएशन और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, क्या अनुच्छेद 39 की ये भावना थोड़ी पुरानी नहीं हो गई है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, संविधान वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ नहीं है। अच्छा।
वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी धन के संकेंद्रण के खिलाफ है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक भी पहुंचे। हम्म। इसी अनुच्छेद में समान काम के लिए समान वेतन जैसी प्रगतिशील बात भी कही गई है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये सिद्धांत तो बहुत आदर्शवादी लगते हैं, पर क्या कभी ऐसी स्थिति बनी है जहां एक डीएसपी को लागू करने की कोशिश किसी के मौलिक अधिकार से सीधे टकरा गई हो? हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है। तब कोर्ट ने किसका साथ दिया? आजादी के तुरंत बाद 1951 का चंपकम दोराईराजन केस। आम, चंपकम दोराईराजन? हाँ, मद्रास सरकार ने जाति आधारित आरक्षण की एक नीति बनाई जो एक निर्देशक तत्व से प्रेरित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। ओहो, कोर्ट ने साफ कहा कि टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। तो फिर तो डीएसपी हमेशा कमजोर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। उस फैसले के तुरंत बाद संसद ने पहला संविधान संशोधन किया ताकि जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की नीतियां लागू की जा सकें। समय के साथ कोर्ट का नजरिया भी बदला। जैसा हमने मिनर्वा मिल्स केस में देखा। बिल्कुल, उन्होंने दोनों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। और इसी समाजवादी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A, जो मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। हाँ, और इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ये वो दौर था जब सरकार समाजवादी नीतियों पर बहुत जोर दे रही थी। अच्छा। तो आप देखेंगे कि इसी संशोधन में मुफ्त कानूनी सहायता, पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी जैसी बातें जोड़ी गईं, जो राज्य की भूमिका को और मजबूत करती हैं। मुफ्त कानूनी सहायता सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका असल में क्या असर हुआ? इसका असर क्रांतिकारी था। सोचिए 1970 के दशक में बिहार की जेलों में हजारों लोग, जिन्हें विचाराधीन कैदी कहते हैं। अंडर ट्रायल्स। हाँ, अंडर ट्रायल्स। वो सालों से बंद थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे। ये तो बहुत भयानक है। जब 1970 के 9 में हुसैना आरा खातून केस में ये बात सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त कानूनी मदद कोई खैरात नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का बुनियादी हिस्सा है। वाह। यही से डीएसपी की असली ताकत दिखती है कि कैसे वो मौलिक अधिकारों को और मजबूत कर सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली उदाहरण है। इसी कड़ी में नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कुछ और अनुच्छेद भी हैं, जैसे 41, 42 और 43A। जी, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर बेरोजगार, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार देगा। अच्छा, तो मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं यहीं से आती हैं। बिल्कुल, ये सब इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेती हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में आज भी वर्क कल्चर, खासकर असंगठित क्षेत्र में, बहुत खराब है। तो क्या अनुच्छेद 42, जो काम की मानवीय परिस्थितियों की बात करता है, वो सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बदलाव भी हुए हैं। अनुच्छेद 42 दो बातें करता है: काम करने की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियां, और गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ। मिटर्निटी बेनिफिट्स। इसी अनुच्छेद की वजह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसा कानून बना, जिसमें महिलाओं को वेतन के साथ छुट्टी मिलती है। इसी तरह 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ताकि फैसले लेने में मजदूरों की भी आवाज हो। सही। ये सब धीमी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दिशा सही है। अब अगर हम इन सिद्धांतों की आत्मा में और गहरे उतरें, तो गांधी जी के विचारों का भी इन पर गहरा प्रभाव दिखता है। बिना किसी शक के, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, वो सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से निकला है। उनका मानना था कि असली भारत गांव में बसता है, और जब तक गांव आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगे, देश का विकास अधूरा रहेगा। लेकिन आजादी के कई दशकों तक पंचायतों को कोई खास ताकत नहीं मिली। सही कहा। इसीलिए इस डीपीएसपी को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो क्या था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन। अच्छा। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें शक्तियों और जिम्मेदारियां सौंपी। आज हमारे देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी नींव यही गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सोच का एक और पहलू स्वास्थ्य और नशा मुक्ति से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 47 में दिखता है। हाँ, अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे,
और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। हम्म। इसी में यह भी कहा गया है कि राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ शराबबंदी नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जब आप किसी खाने के पैकेट पर FSSAI का लोगो देखते हैं हाँ। या सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी पढ़ते हैं, तो वो भी सरकार द्वारा अनुच्छेद 47 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ही एक कोशिश है। मिड डे मील स्कीम, पोषण अभियान, ये सब इसी अनुच्छेद की भावना को दर्शाते हैं। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 48, जिसमें कृषि और पशुपालन की बात है। और इसमें गाय का जिक्र विशेष रूप से आता है। जी, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात करता है। साथ ही ये नस्लों के संरक्षण और सुधार और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। हम्म। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और पशुपालन को एक वैज्ञानिक उद्यम बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो अब तक हमने समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों को देखा। अब कुछ ऐसे अनुच्छेदों पर आते हैं जो एक आधुनिक और उदार राष्ट्र की रूपरेखा तैयार करते हैं। और जिनकी आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है। बिल्कुल। और इस सूची में सबसे ऊपर है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड या UCC। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा। हाँ, इसका मतलब है कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। लेकिन 75 साल बाद भी ये सिर्फ एक प्रयास ही क्यों है? इसे लागू करने में असल चुनौतियां क्या है? ये बहुत ही जटिल मुद्दा है और इसकी कई परतें हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता। हम्म। कई अल्पसंख्यक समुदायों को लगता है कि UCC उनके पर्सनल लॉ और सांस्कृतिक पहचान में हस्तक्षेप होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू लैंगिक न्याय का है। अच्छा। कई बार मौजूदा पर्सनल लॉ में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता, खासकर विरासत और तलाक के मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? शाहबानो केस का जिक्र अक्सर आता है। हाँ, 1985 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था और टिप्पणी की थी कि एक समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी। इसके बाद 1995 के सरला मुब्बल केस में भी कोर्ट ने UCC की जरूरत पर जोर दिया था। तो न्यायपालिका ने बार-बार सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है। लेकिन राजनीतिक सहमति बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुच्छेद 45 में हुआ, जो शिक्षा से जुड़ा है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक DSP एक मौलिक अधिकार में बदल सकता है। अच्छा, कैसे? मूल संविधान में अनुच्छेद 45 कहता था कि राज्य 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये एक लक्ष्य था। लेकिन अब तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और उसे अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया। एकदम सही। ये एक ऐतिहासिक कदम था। अब अनुच्छेद 45 का रूप बदल गया है। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। मतलब आंगनवाड़ी और प्री स्कूल। हाँ, वैसी व्यवस्था करना अब राज्य की जिम्मेदारी है। आज के दौर में पर्यावरण एक और बड़ा मुद्दा है। क्या उसके लिए भी कोई निर्देशक तत्व है? हाँ, अनुच्छेद 48 है, जिसे 1976 के 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। अच्छा। ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। भारत में आज पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जितने भी कानून हैं, उन सब की संवैधानिक नींव यही अनुच्छेद है। और अंत में कुछ और सिद्धांत हैं जो एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की संरचना को पूरा करते हैं, जैसे अनुच्छेद 49, 50 और 51। जी, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि जो कलेक्टर जमीन का प्रशासनिक काम देख रहा है, वही जज बनकर उस पर फैसला नहीं सुना सकता। अच्छा। पुलिस और जज का काम अलग अलग होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और न्याय निष्पक्ष हो। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो भारत की दुनिया में जगह तय करता है।
हाँ, ये भारत की विदेश नीति का आधार है। ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। तो पंचशील के सिद्धांत। हाँ, पंचशील और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इन सब की जड़ें इसी अनुच्छेद में है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ कुछ अच्छे विचार नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा का हिस्सा हैं। हम्म, ये वो नक्शा है जो भारत को एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि एक देश के रूप में हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। सही बात है। भले ये अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश की हर सरकार का असली रिपोर्ट कार्ड इसी आधार पर बनता है कि उसने इन लक्ष्यों को पाने के लिए कितना काम किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का पैमाना है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर मौलिक अधिकारों जो व्यक्ति को दिए गए हैं और निर्देशक तत्व जो पूरे समाज के लिए लक्ष्य हैं, इनके बीच ये रचनात्मक तनाव पैदा किया था। सोचने वाली बात यह है कि क्या एक व्यक्ति का अधिकार हमेशा समाज के सामूहिक लक्ष्य से बड़ा होता है? या एक बेहतर समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक लक्ष्यों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को अपने समय और अपनी चुनौतियों के हिसाब से खोजना होता है।